नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डीएस एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांत तेजा आपके लिए विगत नेट के प्रश्न पत्रों को लेकर चल रही हूँ। इससे आपको लाभ ये होगा कि आपकी जो आगामी 5 तारीख को परीक्षा है, इसमें आप अच्छे से कवर कर पाएंगे कि पेपर किस तरह का बनेगा। आप अनुमान लगा पाएंगे कि किन किन तथ्यों को हमने नहीं पढ़ा है, यदि पढ़ा है तो कितनी गहराई से उसको प्रश्न को बना सकता है एग्जामिनर। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। समय ना व्यर्थ करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नंददास की कृति नहीं है? तो आपको बताना है, पहली रूप मंजरी, दूसरी बिरह मंजरी, तीसरी मान मंजरी, चौथी कवि प्रिया। तो आपको बताना है नंददास की कौन सी कृति नहीं है। तो इसमें कवि प्रिया नहीं है। जो कवि प्रिया है वो केशव दास की रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है आपका, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस संग्रह में, निबंध संग्रह में है? विकल्प है अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, आलोक पर्व। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये जो निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ये उनके कल्पलता निबंध काव्य संग्रह में संकलित है। और जो निबंध जो आपका कल्पलता है, इसका प्रकाशन वर्ष 1951 है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से गोदान उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है? ए गंगोली, बी सेमरी, सी बेलारी, डी मैरीगंज। निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला विकल्प है ए और बी, दूसरा विकल्प है ए और सी, तीसरा विकल्प है बी और डी, चौथा विकल्प है बी और सी। तो आपका जो इसमें सही विकल्प हो जाएगा वो चौथा विकल्प हो जाएगा, बी और सी, यानी कि जो आपका सेमरी है और बेलारी है, इन दोनों गांवों का वर्णन गोदान उपन्यास में किया गया है। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न है चौथा, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण यानी कि आर के रूप में है। देखते हैं अभिकथन क्या कहता है। अभिकथन कल्पना काव्य का अनिवार्य साधन है। जो कथन है वो ये है कि कल्पना काव्य का अनिवार्य साधन है। कारण देख लेते हैं, क्योंकि कल्पना काव्य में साध्य है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला विकल्प है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा, ए सत्य है लेकिन आर सही नहीं है। चौथा विकल्प है कि ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो तीसरा विकल्प है, यानी कि ए सत्य है लेकिन आर सही नहीं है। यानी कि जो कल्पना काव्य का अनिवार्य साधन है, क्योंकि काव्य जो है वो कल्पना पर लिखा जाता है, क्योंकि कल्पना काव्य में साध्य है। तो ये नहीं है, क्योंकि जो कल्पना है वो काव्य में साधन के रूप में प्रयोग की जाती है, साध्य के रूप में नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका पांचवा प्रश्न है, कमलेश्वर ने नई कहानी, यहाँ पे ने है, नई कहानी के बारे में क्या कहा है? आपको बताना है कि कमलेश्वर जो है कहानीकार, उन्होंने नई कहानी के बारे में क्या क्या कथन दिए हैं। ए, नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है। बी, उसमें विभिन्न स्तरों पर आज के यथार्थ को ही पकड़ने की चेष्टा है। सी, उसका केंद्रीय पात्र है जीवन का वहन करने वाला व्यक्ति। डी, व्यक्ति के मन के राग विराग की अभिव्यक्ति होती है। देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है आपको। पहला है ए और डी, क्षमा कीजिएगा, पहला है सी और डी, दूसरा है बी और सी, तीसरा है ए और सी, चौथा है बी और डी। तो इसमें जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो तीसरा विकल्प सही होगा, यानी कि ए और सी।
देख लेते हैं पुनः। नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है। और सी विकल्प है कि उसका केंद्रीय पात्र है जीवन को वहन करने वाला व्यक्ति। तो नई कहानी के बारे में उन्होंने कहा है कि नई कहानी जो है वो आग्रहों की कहानी नहीं है, वो किसी से आग्रह नहीं करती है, जो यथार्थ है उसी को बयां करती है। आगे है इसी में कि उसका केंद्रीय पात्र यानी कि नई कहानी का जो केंद्रीय पात्र है जीवन को वहन करने वाला व्यक्ति है। जो मार्मिक जीवन है या जो यथार्थवादी जीवन है उसका जो व्यक्ति है वो उसी को वहन करता है। चलते हैं आप अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है छठा आपका, भारत दुर्दशा के बारे में कौन से विचार सही हैं? आपको बताना है भारत दुर्दशा भारतेंदु जी की रचना के विषय में कौन सा विचार सही है। पहला ए है, इसका आरंभ महारानी विक्टोरिया की स्तुति से हुआ है। बी, यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है। सी, यह विचार प्रधान नाटक है। डी, इसमें अंग्रेजी राज में भारत के विकास की बात की गई है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला विकल्प है बी और सी, दूसरा विकल्प है ए और बी, तीसरा है बी और डी, चौथा है सी और डी। तो इसमें जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो पहला विकल्प हो जाएगा यानी कि बी और आपका सी। यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक माना गया है भारत दुर्दशा को, और यह विचार प्रधान नाटक है, जबकि इसमें महारानी विक्टोरिया की स्तुति आरंभ में नहीं की गई है और अंग्रेजी राज में भारत के विकास की बात भी इसमें नहीं की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कमलेश्वर के कहानी संग्रह हैं। आपको बताना है कि कमलेश्वर के कौन से कहानी संग्रह हैं। ए, बिरादरी बाहर, बी, राजा निर्वंशिया, सी, ठसक, डी, कस्बे का आदमी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपका पहला विकल्प है ए और सी, दूसरा है बी और डी, तीसरा है ए और डी, चौथा है बी और सी। तो आपका जो इसमें सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर 2 यानी कि बी और डी। जो आपका राजा निर्वंशिया है और कस्बे का आदमी है, ये दोनों कहानी संग्रह कमलेश्वर जी के हैं। ये कमलेश्वर जी के हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा आठवां प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। आपको बताना है कि कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम। पहला विकल्प है मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, ए लड़की, समय सरगम। दूसरा विकल्प है समय सरगम, ए लड़की, मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के। तीसरा विकल्प है मित्रों मरजानी, ए लड़की, समय सरगम, सूरजमुखी अंधेरे के। या चौथा विकल्प है ए लड़की, मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, समय सरगम। तो इसमें जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो पहला विकल्प सही होगा। मिलाते हैं समय के अनुसार। मित्रों मरजानी का समय है आपका 1967 यानी कि 1967। सूरजमुखी अंधेरे का जो समय है 1972 यानी कि 1972। ए लड़की जो उपन्यास है इसका समय है 1991 और जो आपका समय सरगम है इसका समय है 2000। तो ये आपके सही थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका 9वां प्रश्न है, जो बकरी नाटक से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं। ए, यह स्वातंत्र्योत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बी, इसका कथ्य बिखरा हुआ नहीं है। सी, इसके गीत साधारण कोटि के हैं। डी, इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। पहला है ए और सी, दूसरा है बी और सी, तीसरा है सी और डी, चौथा है ए और डी। तो यहां पर जो आपका सही विकल्प है वो है चौथा यानी कि ए और आपका डी। यानी कि यह स्वातंत्र्योत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बकरी नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का नाटक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 10वां,
प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। आपको बताना है प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो सही नाटकों का क्या अनुक्रम है। पहला विकल्प है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, हानोश। दूसरा है हानोश, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस। तीसरा है आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, हानोश। चौथा विकल्प है लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, हानोश। तो इसमें जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो पहला है। मिलाते हैं प्रकाशन वर्ष के अनुसार। आषाढ़ का एक दिन का प्रकाशन वर्ष है 1958। लहरों के राजहंस का समय 1963 यानी कि 1963 है। आधे अधूरे का समय 1969 है यानी कि 1969 और हानोश का समय 1977 है। और ये तीनों जो उपन्यास नाटक हैं शुरू के, ये मोहन राकेश जी के हैं, मोहन राकेश के हैं। और जो हानोश नाटक है ये आपका भीष्म साहनी जी का है। तो इसीलिए आपका पहला विकल्प सही है। बढ़ते हैं अगला 11वें प्रश्न की ओर। आपका 11वां प्रश्न है, आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्ति बोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाट्य रूप दिया है। यह कथन किस आलोचक का है? पहला विकल्प है नामवर सिंह, दूसरा डॉक्टर रामविलास शर्मा, तीसरा रमेश कुंतल मेघ, चौथा रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ये जो कथन है ये आपके डॉक्टर नामवर सिंह जी का है। उन्होंने कहा है कि आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाट्य रूप दिया है। तो ये नामवर जी का कथन है अंधेरे में लंबी कविता के संदर्भ में। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। आपका 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत का चयन कीजिए। जो असंगत है या जो गलत विकल्प है उसका आपको चयन करना है। पहला है चुनाव जीतने के 3 तरकीब हैं, एक रामनगर वाली, दूसरी नेवादा वाली और तीसरी महिवालपुर वाली। डैश करके है रूपन। दूसरा है छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। डैश है होरी। तीसरा है समूचा आर्यवर्त रक्त करदम से पिछिल होने जा रहा है। डैश लौरिक देव। चौथा है सबसे पहले तुम शशि इसलिए नहीं, तुम जीवन में सबसे पहले आई या कि तुम सबसे ताजी स्मृति हो। डैश शकुन। तो आपको बताना है, यहाँ एक तरफ कथन दिए हैं और दूसरी तरफ पात्र दिए गए हैं रचनाओं के। तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसमें आपका चौथा विकल्प सही नहीं है, क्योंकि ये जो है ये कथन शकुन का ना होकर ये जो कथन है ये शेखर का है। शेखर एक जीवनी उपन्यास से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य किस कहानी से लिया गया है? वाक्य क्या है देखते हैं। खून का वह आखिरी कतरा जो वतन के हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। तो आपको बताना है ये कथन किस कहानी से है। पहला आहुति, दूसरा दुनिया का सबसे अनमोल रतन, तीसरा सुभागी, चौथा मंत्र। तो आप सभी ने पढ़ी होगी दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी जो प्रेमचंद जी की है, उससे ये कथन लिया गया है। आपके सिलेबस में भी लगी हुई है। बढ़ते हैं अपने 14 प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से असंगत का चयन कीजिए। आपको इसमें भी असंगत का चयन करना है। पहला विकल्प है शकटार चंद्रगुप्त, दूसरा है महाराष्ट्री डैश भारत दुर्दशा, तीसरा है धातुसेन डैश स्कंदगुप्त, चौथा है गोवर्धन दास भक्ति यानी कि। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो चौथा होगा, यानी कि गोवर्धन दास जो है वो अंधेर नगरी का पात्र है, बकरी का नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है आपका, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम है। आपको बताना है कौन सा सही अनुक्रम है। पहला है ग्राम, गूदड़ साई, आकाशदीप, इंद्रजाल, दूसरा ग्राम, आकाशदीप, इंद्रजाल, गूदड़ साई, तीसरा
गुदरसाई, ग्राम इंद्रजाल, आकाशदीप। चौथा, इंद्रजाल, ग्राम आकाशदीप, गुदरसाई। तो इसमें जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला। देखते हैं कैसे। ग्राम जो है ये 1910 की है, गुदरसाई 1926 की रचना है, नई रचना है। आकाशदीप ये 1929 की है और इंद्रजाल जो है आपका 1936 का है। गुदरसाई इनकी बहुत कम रचनाओं में मिली है, इसलिए ये रचना यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। चलते हैं अगले 16वें प्रश्न की ओर। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए देखते हैं क्या कहता है कि कविता मनुष्य के हृदय को शुद्ध करती है। कारण देखते हैं क्या कह रहा है। मनुष्य के हृदय की प्रकृत अवस्था कविता से संभव है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त का चयन कीजिए। जो सबसे सही विकल्प है उसका चयन कीजिए। पहला है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है ए सत्य है लेकिन आर सही नहीं है। चौथा है आपका ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। तो इसमें जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या यहाँ पे करता है। पुनः देख लेते हैं इन प्रश्नों को। इन प्रश्नों में हम क्या करेंगे कि जो कारण है उसमें इसीलिए या क्योंकि लगाकर कथन वाले कारण को एक वाक्य बनाएंगे। जैसे कि मनुष्य के हृदय की प्रकृत अवस्था कविता से संभव है, इसीलिए कविता मनुष्य के हृदय को शुद्ध करती है। तो हमारे ये दोनों वाक्य एक साथ सही बैठ गए हैं, इसीलिए ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगर जहां पे छात्र ध्यान देंगे, जहां पर ये कथन एक साथ नहीं बैठेगा, एक ताल में पूरा वाक्य नहीं बनेगा, दो कथन और कारण का मिला के, तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ गलत होगा। इसका आप ध्यान रखेंगे। ये थोड़ा सा मुझे लगा तो आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं अगले 17वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं। ए पद्म सिंह शर्मा, बी काशीनाथ खत्री, सी श्याम बिहारी मिश्र, डी राधाचरण गोस्वामी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला विकल्प है ए और डी, दूसरा विकल्प है बी और सी, तीसरा विकल्प है बी और डी, चौथा विकल्प है ए और बी। तो इसमें जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो है तीसरा, यानी कि बी और डी, यानी कि काशीनाथ खत्री और राधाचरण गोस्वामी। तो ये आपके भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। आपका 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में असंगत का चयन कीजिए। जो विकल्प असंगत है उसका आपको चयन करना है। पहला है ओष्ठ डैश पा, दूसरा है दंत्य डैश ता, तीसरा है कंठ्य डैश गा, चौथा है तालव्य डैश हा। तो सभी साथी कर गए होंगे। इसमें चौथा विकल्प सही नहीं है, यानी कि तालव्य जो है वो चा वर्ग है और जो हा है वो कंठ से उत्पन्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम है। जो महत्वपूर्ण नाटक, कहानीकार, उपन्यासकार या कवि हैं उनकी रचनाओं का क्रम भी आपको तैयार करना होगा। तो पहला विकल्प है इसमें राज्यश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। दूसरा है ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, राज्यश्री। तीसरा है स्कंदगुप्त, राज्यश्री, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु। चौथा है अजातशत्रु, राज्यश्री, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। तो इसमें जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला विकल्प। देखते हैं कैसे। राज्यश्री का समय 1915 है, अजातशत्रु का समय 1922 है और स्कंदगुप्त का समय जो है वो 1928 है और ध्रुव स्वामिनी का समय 1933 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है 20वां, लक्ष्मण किस कहानी की पात्र है? लक्ष्मण को लक्ष्मी भी कहा गया है। तो
देखते हैं, पहला विकल्प है पुरस्कार, दूसरा कोशिका घटवार, तीसरा पिता, चौथा परिंदे। तो जो आपकी ये लक्ष्मा जो पात्र है, ये कोशिका घटवार कहानी की पात्र है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 21वां आपका कि बादल को घिरते देखा है, कविता से संबंधित सही तथ्य हैं। तो कविता से संबंधित जो जो सही तथ्य हैं उनका आपको चयन करना है। ए, नागार्जुन को कालिदास के मेघ का पता ठिकाना मालूम था। बी, नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है। सी, इसमें उज्जैनी के जीवन का यथार्थ वर्णन किया गया है। डी, इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन की अनुभूत्यात्मक चित्र है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है बी और सी, दूसरा है ए और बी, तीसरा है ए और डी, चौथा है बी और डी। तो इसमें जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो चौथा विकल्प हो जाएगा, यानी कि बी और डी। तो बी और डी दोबारा देख लेते हैं। बादल को घिरता है, बादल को घिरते देखा है कहानी से, तो नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है, और डी इसमें सही हो रहा है, इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्र हैं। बढ़ते हैं अपने 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथनकरण वाला प्रश्न है। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है, तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन क्या कह रहा है कि मार्क्सवाद साहित्य सृजन का प्रधान कारण श्रम को मानता है। कारण है क्योंकि श्रम के बगैर साहित्य की परिकल्पना असंभव है। देखते हैं, उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। चौथा है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो इसमें जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, इसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न देखते हैं कि तुलसीदास ने रामचरितमानस जो है उसके उत्तरकांड में क्या प्रतिपादित किया है, या उन्होंने जो रामचरितमानस जी का जो उत्तरकांड है, तुलसीदास जी के रामचरितमानस का जो उत्तरकांड है उसका जो सार है वो क्या क्या है, देखते हैं। ए, ज्ञान की अपेक्षा भक्ति अधिक असाध्य और आशु फलदायिनी है। बी, कलयुग में असंतों के संगति लाभदायक होगी। सी, कलयुग में मनुष्य वर्ण धर्म और आश्रम का पालन करने वाले होंगे। डी, कलयुग में लोग लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। पहला है ए और बी, दूसरा है बी और सी, तीसरा है सी और डी, चौथा है ए और डी। तो इसमें जो सही विकल्प है वो चौथा है। देख लेते हैं। पहला है कि ज्ञान की अपेक्षा भक्ति अधिक असाध्य और आशु फलदायिनी होगी, यानी कि ज्ञान की अपेक्षा जो है वो भक्ति अधिक असाध्य और आशु यानी कि कम फल देने वाली होगी। और डी जो है आपका कि कलयुग में लोग जो है वो लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होंगे, जैसा कि है माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे। ऐसा भी ये जो कलयुग है उसकी विशेषता के रूप में रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है तुलसीदास ने। बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय जो दिनकर जी की रचना है के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब किस भाषा में रखा जाता था। बहुत गहराई से प्रश्न बना हुआ है। पहला विकल्प है अरबी, दूसरा फारसी, तीसरा उर्दू, चौथा हिंदी। तो इसमें जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो चौथा है, हिंदी भाषा में रखा जाता था। बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आपको असत्य विकल्प जो गलत है उसका चयन करना है। पहला है अंधेर नगरी डैश प्रहसन, दूसरा है अंधा युग डैश गीति नाट्य, तीसरा है आगरा बाजार डैश समस्या मूलक नाटक, चौथा है ध्रुव स्वामिनी डैश समस्या मूलक नाटक। तो इसमें जो है आपका जो गलत विकल्प है वो तीसरा है, क्योंकि आगरा बाजार जो है वो समस्या मूलक नाटक ना होकर आपका यहाँ पे लोकनाट्य, ये लोकनाट्य
शैली का नाटक है? आगरा बाजार। बढ़ते हैं अपने 26वें प्रश्न की ओर। आपका 26वां प्रश्न है, पार्वती, सुखदेई, दौलत राम और छोटे लाल निम्नलिखित में से किस कथाकृति के पात्र हैं? ये किसके पात्र हैं आपको बताना है। पहला है राजनी केतकी की कहानी, दूसरा वामा शिक्षक, तीसरा भाग्यवती, चौथा देवरानी जेठानी की कहानी। तो आपने अभी पढ़ा होगा, प्लेलिस्ट में है कहानी, उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी। जो उपन्यास है वो हम दे चुके हैं, इसमें प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा। बहुत अच्छा उपन्यास है और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां उस उपन्यास में हमने साझा की हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से रामबाण साबित होंगी। तो देवरानी जेठानी की कहानी के पात्र पार्वती, सुखदेई, दौलत राम और छोटे लाल हैं और ये जो है लाला श्रीनिवास दास जी का उपन्यास है। बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की ओर। मुर्धैया के ननहकू पांडे किस कला में कुशल थे? आपको बताना है कि जो मुर्धैया आत्मकथा है तुलसीराम की, ये तुलसीराम है, दलित आत्मकथा है। तो इसमें जो ननहकू है पांडे हैं वो किस कला में कुशल थे? पहला वीणा वादन, दूसरा ढोलक वादन, तीसरा सारंगी वादन, चौथा तबला वादन। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ढोलक वादन हो जाएगा। बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न है आपका, घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? पहला भाषा की लाक्षणिकता, दूसरा भाषा की व्यंजकता, तीसरा उक्ति वैचित्र्य, चौथा संध्या भाषा। तो घनानंद जो रीतिकालीन कवि हैं उनकी भाषा की विशेषता नहीं है, तो वो चौथा विकल्प नहीं है संध्या भाषा, क्योंकि ये भाषा जो थी ये भाषा सिद्धों की थी, आदिकालीन भाषा है ये। बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न है, मैत्रेयी पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है? पहला चाक, दूसरा झूला नट, तीसरा अलमा कबूतरी, चौथा इदन्नमम। तो इसमें जो है आपका वो चाक उपन्यास हो जाएगा। चाक उपन्यास जो मैत्रेयी पुष्पा का है उसमें ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण किया है। बढ़ते हैं अपने 30वें प्रश्न की ओर। हमारा 30वां प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद की कहानियों का सही अनुक्रम है। आपको बताना है कौन सा सही अनुक्रम है। पहला पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूं, प्रेरणा, दूसरा प्रेरणा, सवा सेर गेहूं, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, तीसरा बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर, प्रेरणा, सवा सेर गेहूं, चौथा बूढ़ी काकी, प्रेरणा, सवा सेर गेहूं, पंच परमेश्वर। तो इसमें जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। देखते हैं कैसे। पंच परमेश्वर जो है 1916 की रचना है, कहानी है। जो बूढ़ी काकी है 1918 की है, देखिए बहुत कम अंतराल से दिया है। और जो सवा सेर गेहूं है ये 1924 की है और प्रेरणा नवीन रचना है, इसका समय नहीं मिल पाया है। तो ये था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 31वां प्रश्न है हमारा, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदायी है। आपको बताना है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदायी है। पहला विकल्प है केवल कवित्व के रचयिता, बी हिंदी के प्रथम महाकवि, सी केवल दूहा और तोमर के रचयिता, डी व्याकरण में पारंगत। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। पहला है ए और बी, दूसरा है बी और सी, तीसरा है सी और डी, चौथा है बी और डी। तो आपका जो इसमें सही विकल्प है वो चौथा हो जाएगा, यानी कि बी और डी, यानी कि हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और व्याकरण में भी ये पारंगत थे। बढ़ते हैं अपने 32वें प्रश्न की ओर। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अभिज्ञान का संबंध किससे है? तो पहला कथानक, दूसरा चरित्र, तीसरा अभिनय, चौथा गीत। तो किस विकल्प से अभिज्ञान का संबंध है? तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, कथानक से अभिज्ञान का संबंध है। बढ़ते हैं अपने 33वें प्रश्न की ओर। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से चतुर्भुज दास के संबंध में सही है? ए कुंभन दास के पुत्र थे, बी इनकी भाषा तत्संप्रधान है, सी इनके दो ग्रंथ मिलते हैं, डी
हितजुको मंगल इनकी काव्य कृति है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। पहला ए और बी, दूसरा ए और सी, तीसरा ए और डी, चौथा बी और डी। तो इसमें जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, ए और डी, यानी कि ये कुंभनदास के पुत्र थे। कुंभनदास भी अष्टछाप में ही थे और ये अष्टछाप के थे। और डी में है हितजुको मंगल, जो है वो चतुर्भुज दास जी का ग्रंथ है। बढ़ते हैं 34वें प्रश्न पे। प्रश्न है, जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन्य अपना की अंतर्वस्तु निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? तो पहला विकल्प है पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा, दूसरा देश विभाजन के बाद पंजाबी शरणार्थियों की समस्या, तीसरा वायलिन और बंदूक संगीत और युद्ध का द्वंद्व, चौथा युद्ध और प्रेम। तो इसमें जो आपका सही विकल्प हो जाएगा, जो धरती धन्य अपना उपन्यास की जो अंतर्वस्तु है वो पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा पर आधारित है। बढ़ते हैं आज के 35वें प्रश्न की ओर। 35वां प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। पहला विकल्प है सूनी घाटी का सूरज, मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत। दूसरा है मकान, सूनी घाटी का सूरज, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत। तीसरा है पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत, मकान, सूनी घाटी का सूरज। चौथा विकल्प है पहाड़, पहला पड़ाव, सूनी घाटी का सूरज, मकान, विश्रामपुर का संत। तो इसमें जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो पहला विकल्प सही हो जाएगा। देखिए कैसे, सूनी घाटी का सूरज 1957 में है, मकान जो है वो आपका 1976 में है, पहला पड़ाव जो है आपका वो 1987 में है और विश्रामपुर का संत 1998 यानी कि 1998 में है। बढ़ते हैं 36वें प्रश्न की ओर। 36वां प्रश्न है, जिंदगी नामा उपन्यास के संदर्भ में सही कथन है। ए, 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है। बी, महानगरवासी उच्च मध्य वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण है। सी, परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया है। डी, विवाहेतर संतान और उसकी स्वीकृति का प्रश्न वर्णित है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर कीजिए। पहला विकल्प है ए और सी, दूसरा है ए और बी, तीसरा है बी और सी, चौथा है सी और डी। तो इसमें जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कि ए और सी विकल्प जो हैं वो जिंदगी नामा उपन्यास जो आपका कृष्णा सोबती जी का है, कृष्णा सोबती जी का है, उसके संदर्भ में है। बढ़ते हैं 37वें प्रश्न की ओर। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है? नहीं है, इन प्रश्नों पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। पहला विकल्प है आधार और अधिरचना, दूसरा है वर्ग संघर्ष, तीसरा है प्रतिनिधि पात्र, चौथा है यांत्रिक भौतिकवाद। तो इसमें जो सही विकल्प हो जाएगा आपका वो चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 38वें प्रश्न की ओर। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विचार से गांधीवादी दर्शन सहमत नहीं है? तो आपको बताना है कि किस विचार से गांधीवादी दर्शन सहमत नहीं है। पहला सत्य और अहिंसा, दूसरा मनुष्य की सार्थकता जानने में नहीं करने में है, तीसरा सादा जीवन और श्रम पर जोर, चौथा साध्य की शुद्धता लेकिन साधन की अशुद्धता। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वो चौथा विकल्प है, गांधीवादी दर्शन से सहमत जो नहीं है। बाकी जो तीनों विकल्प हैं वो गांधीवादी दर्शन से सहमत हैं। बढ़ते हैं 39वें प्रश्न की ओर। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? आपको बताना है कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। पहला काज, दूसरा आखर, तीसरा कान, चौथा वायु। तो इसमें जो तद्भव शब्द नहीं है वो वायु नहीं है, क्योंकि वायु जो है वो तत्सम है। स्पष्ट है। बढ़ते हैं 40वें प्रश्न की ओर। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द यौगिक है, रूढ़ नहीं?
पहला जलद, दूसरा नाक, तीसरा कान, चौथा पर। तो इसमें जो पहला शब्द है वो यहां पर सही है। बढ़ते हैं 41वें प्रश्न की ओर। 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है? आपके विकल्प हैं, पहला अरबी, दूसरा फारसी, तीसरा लैटिन, चौथा यूनानी। तो इसमें जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। जो अरबी भाषा है वो आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है। बढ़ते हैं 42वें प्रश्न की ओर। 42वां प्रश्न है, तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है? आपको बताना है जो तारीख है, क्योंकि भाषा का से संबंधित भी एक प्रश्न आपको देखने को मिलता है, वर्णमाला से संबंधित भी एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो देखते हैं, पहला विकल्प है पोर्चुगीज, दूसरा है अरबी, तीसरा है तुर्की, चौथा है हिंदी। तो जो तारीख है वो अरबी भाषा का शब्द है। बढ़ते हैं 43वें प्रश्न की ओर। हमारा 43वां प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या है, आप सभी को पता होगा। पहला विकल्प है 10, दूसरा है 9, तीसरा है 8 और चौथा है 7। तो इसमें जो सही विकल्प है वो हो जाएगा 9 नाथ की चर्चा शुक्ल ने अपने इतिहास में की है। बढ़ते हैं 44वें प्रश्न की ओर। नगर बाहिरे डोंबी तोहारी कुड़ियां छई, छोई जाई सोबाह्य नाड़ियां। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं? आपको बताना है। तो पहला विकल्प है सरहपा, दूसरा कणहपा, तीसरा लुईपा, चौथा डोंभीपा। तो ये जो पंक्ति है ये कणहपा की पंक्ति है। नगर बाहिरे डोंबी तोहारी कुड़िया छई, छोई जाई सोबाह्य नाड़ियां, ये कणहपा की पंक्ति है। बढ़ते हैं 45वें प्रश्न की ओर। 45वां प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से द्वाश्रय काव्य के रचयिता हैं। आपको बताना है द्वाश्रय काव्य के रचयिता कौन है शुक्ल जी के अनुसार। पहला विकल्प है पुष्पदंत, दूसरा है हेमचंद, तीसरा है जैनाचार्य मेरुतुंग, चौथा है विद्याधर। तो इसमें जो सही विकल्प होगा आपका वो हेमचंद्र है। हेमचंद्र ने द्वाश्रय काव्य की रचना की थी। बढ़ते हैं 46वें प्रश्न की ओर। 46वां प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपर्युक्त नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है? आपको बताना है कि मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता नामक जो अध्याय है अपने इतिहास ग्रंथ में वो किस इतिहासकार ने लिया है? पहला जॉर्ज गिरियार्सन, दूसरा विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा विकल्प है गणपति चंद्र गुप्त। तो इसमें जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो पहला जॉर्ज गिरियार्सन इसमें सही है। उन्होंने ही ये नाम पहली बार सुझाया था। बढ़ते हैं 47वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी निबंध की तात्विक विशेषता नहीं है? पहला विकल्प है अन्विति, दूसरा है विचारात्मकता, तीसरा है संवादात्मकता, चौथा है आत्म व्यंजकता। तो इसमें जो सही विकल्प हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, क्योंकि जो संवादात्मकता है वो निबंध की तात्विक विशेषता नहीं है। चलते हैं 48वें प्रश्न की ओर। 48वां प्रश्न है, त्रिशंकु के नाटककार हैं, जो त्रिशंकु नाटक है उसके नाटककार कौन है? पहला विकल्प है मुद्रा राक्षस, दूसरा है ब्रजमोहन साहा, तीसरा है मणि मधुकर, चौथा है रमेश बख्शी। तो इसमें जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो होगा ब्रजमोहन शाह, जो है उनका नाटक है त्रिशंकु। आगे बढ़ते हैं 49वें प्रश्न की ओर। 49वां प्रश्न है, लाला ब्रज किशोर और मुंशी चुन्नीलाल। लाला ब्रज किशोर और मुंशी चुन्नीलाल निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? पहला विकल्प है भाग्यवती, दूसरा विकल्प है रहस्य कथा, तीसरा विकल्प है नूतन ब्रह्मचारी, चौथा है पुरुष परीक्षा। तो आप सभी ने पढ़ा भी होगा इस उपन्यास को। तो इसमें जो सही विकल्प है वो चौथा है पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा हमने आज ही कंप्लीट किया है, बहुत अच्छे से उसमें नवीन तथ्यों को दिया है। उपन्यास की रूपरेखा बहुत गहन दृष्टि से बांधी गई है और विश्वास है कि परीक्षा में वहीं से प्रश्न बनेंगे। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके परीक्षा गुरु उपन्यास को पढ़िएगा जरूर, बहुत कम समय में। और समग्र उपन्यास की विस्तृत चर्चा
हमने उसमें की है। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर और हमारा अंतिम प्रश्न है 50वां। तो देखते हैं क्या है कि आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में किया गया है? पहला विकल्प है दूसरी तरफ, दूसरा विकल्प है लाल पसीना, तीसरा विकल्प है सात नदियां एक समुंदर, चौथा विकल्प है वे दिन। तो इसमें जो है आपका सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, सात नदियां एक समुंदर, जो ये है नासीरा जी का उपन्यास है। तो सभी का धन्यवाद। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और जल्दी मिल जाए, ताकि 4 दिन बाद आपकी परीक्षा है तो आप उसकी तैयारी भी कर लिए जाएंगे। और नेट की सभी कहानियों पर मेरा उद्देश्य है वीडियो बनाने का। तो 2 वीडियो आज अपलोड हो जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा। और देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु उपन्यास और गोदान उपन्यास प्लेलिस्ट में पहुंच चुका है, गोदान आज पहुंच जाएगा। बहुत अच्छे रूप से और बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे उन तथ्यों को हमने साझा किया है। तो जल्दी ही आपको गोदान उपन्यास भी प्लेलिस्ट में मिलेगा। परीक्षा गुरु देवरानी जेठानी की कहानी जो दोनों उपन्यास हैं वो आपकी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए गए हैं। इससे पहले पेपर देखने के लिए प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, प्लेलिस्ट बन गई है। और जो आपके नेट में जो लगी हुई कहानियां हैं वो सारी हम प्लेलिस्ट में ऐड करवा देंगे जैसे जैसे। और अभी जो आज कहानियां आपको देखने को मिलेंगी वो राजेंद्र वाला घोष और बंग महिला की जो कहानी है, चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई बाली, दोनों कहानियां आपको देखने को मिलेंगी 9 से 10 पेज में। और आपकी संपूर्ण कहानियां दोनों वहां पे आपको मिलेंगी, लेखिका का परिचय भी मिलेगा और बहुत अच्छी वो वीडियो होने वाली है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो वैसे ही आप तक नोटिफिकेशन आपको वो प्राप्त हो जाए और आप उसको 1 बार या 2 बार सुन के, पढ़ के या देख के आप अपनी परीक्षा को और बेहतर कर पाए। तो यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नवीन जानकारियां आपको यदि लग रही हैं कि नवीन जानकारियां हैं तो सभी के साथ में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।